तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो। हम जिसमें आपको खबरों का विश्लेषण बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक्चुअल में देश में क्या हो रहा है और खबरों की पूरी समझ आपको पूरे तौर पर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि हाथरस मामले में, जहां पर पीड़िता का परिवार पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहा है, हाथरस मामले में क्या हुआ है। राहुल गांधी जो कल मोगा पंजाब के जिले से जिन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था, फिर पटियाला में सर्किट हाउस में उन्होंने एनडीए सरकार को लताड़ा था, उसके बाद में आज उन्होंने कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी से क्या कहा, उसके बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरह से मोदी जी दो तरह के गेम खेल रहे हैं, दो अलग अलग तरह के गेम्स मोदी जी खेल रहे हैं। एक तो बिहार के चुनाव में मोदी जी ने इस बार पूरी तरह से नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने से पुरानी दुश्मनी शायद मोदी जी को याद आ गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा से मोदी के नेतृत्व को बीजेपी में नकारते रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए का रुख किया था। इस बार मोदी जी की बारी है। मोदी जी ने नीतीश जी को पूरी तरह से आड़े हाथों लिया हुआ है और दूसरी तरफ योगी जी के नेतृत्व को तहस नहस करने की जिम्मेदारी भी लगता है मोदी जी ने ले ली है, क्योंकि आज तक जितने भी रेप यूपी में हुए हैं, किसी भी रेप की इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के आईटी सेल ने और पूरे देश की मीडिया ने बात नहीं की है। लेकिन इस बार हमारे देश की मीडिया बढ़ चढ़ के रेप्स के बारे में बात कर रही है। हाथरस के मामले में यहाँ तक कि तक चैनल भी हाथरस के बारे में बात कर रहा है। तक चैनल मतलब आज तक चैनल भी हाथरस के बारे में बात कर रहा है। काफी सारे चैनल्स जो है पूरी तरह से हाथ धोकर हाथरस मामले में लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि जो चैनल एक सवाल मोदी जी से नहीं पूछ सकते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि किस तरह से अमेरिका में चैनल्स लगातार नॉन स्टॉप ट्रम्प साहब की खिंचाई में लगे रहते हैं, नॉन स्टॉप बिना रुके बिना झुके क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो कोई भी चैनल किसी भी तरह का सवाल मोदी जी से पूछने को तैयार नहीं है, मोदी जी की सरकार से पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन आज वही चैनल बढ़ चढ़ के सारी हरकतें योगी सरकार की, जो सर्वेलेंस पे फोन को लगाना है पीड़िता के परिवार का, चाहे फोन सर्वेलेंस पे लगाना हो, चाहे पीड़िता के भाई संदीप सिंह को फंसाना हो, जिसने रेप किया उसका नाम भी गौर करने वाली बात है कि संदीप सिंह ही है। तो श्वेता सिंह का इस तरह से जाना वहां पर और संदीप सिंह बताना और कई सारी चीजें बताती है कि इस बार मोदी जी ने पूरी तरह से योगी जी को निशाने पर रख लिया है। मोदी जी नहीं चाहते कि 2024 के इलेक्शंस में योगी जी आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने दावेदारी ठोकें, या आप वो कहें कि हाँ मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, या मेरी पॉपुलैरिटी या मेरा इतना बड़ा स्टेट है तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो सकता हूँ, ऐसा योगी जी शायद ना कहें। इसलिए यह पूरी मोदी जी की एक कह सकते हैं प्लानिंग योगी जी के नेतृत्व को हराने की है, या कमतर आंकने की जो पूरी प्लानिंग मोदी जी ने कर रखी है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के जो चेले हैं, मतलब योगी जी, वो भी कुछ कम खुदा नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने वहाँ पर पैसे दिए हैं, वहाँ पर पैसे दिए गए दंगाइयों को दंगाई कराने के लिए। दीपक शर्मा जो एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा है कि संजय सिंह भी वहाँ पर दंगे कराने के लिए आए हुए हैं, बीजेपी के नेता, वो भी वहाँ पे दंगे कराने आए हुए हैं और वहाँ पर पीड़िता के परिवार को पैसे देकर बयान बदलने की बात की जा रही है, जो मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है। तो ये मोदी जी का अपना अंदाज है। एक बार जो मोदी जी के घेरे में आ जाता है वो घिरता ही चला जाता है, जिसका अंदाजा शायद ना योगी जी को हो रहा है, ना ही नीतीश कुमार जी को बिहार में हो रहा है कि आखिर उनके साथ में ये क्या हो रहा है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गई योगी जी की बात की योगी जी ने वहां पर दावा ठोक दिया है कि दंगाई कराने की साजिश हो रही है। ये मोदी जी पर योगी जी जो है भारी पड़ रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिराग पासवान मोदी जी के नेतृत्व को तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और ये चिराग पासवान के साथ में बैठकर योगी जी जो है पूरी की पूरी प्लानिंग नीतीश कुमार के नेतृत्व को हटाने के लिए, नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शायद इतनी सारी पार्टियों के बीच में और कांग्रेस के आरजेडी के साथ में मिलने की वजह से और एलजेपी के एनडीए में रहने की वजह से और जेएनयू के खिलाफ विरोध करने की वजह से शायद
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नया चेहरा मोदी जी को मिलने वाला है और मोदी जी उसके साथ में अपना गठबंधन तैयार करने के लिए शायद आगे आए। बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिर ये क्या रिश्ता है मोदी जी का नीतीश कुमार जी से और योगी जी से, ये सारी बातें उसको दर्शाती है कि क्या मोदी जी ने रिश्ता रखा है योगी जी से और किस तरह से रिश्ता मोदी जी कभी रखते हैं, कभी रिश्ता हटा देते हैं, कभी रिश्ता रखते हैं, कभी रिश्ता हटा देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है मोदी जी करते हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार जी को एक तरीके से इनडायरेक्टली कंफ्यूज किया जा रहा है और योगी जी की सरकार को पूरी तरह से उनके नेतृत्व को कलंकित किया जा रहा है। गौर करने वाली बात है, ऐसी बात है कि पहली बार शायद यूपी में बलात्कार नहीं हुए हैं, इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक बलात्कार यूपी में हुए हैं, कई ज़्यादा संख्या में बलात्कार यूपी में हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि उन बलात्कारों के बारे में किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया चैनल ने या किसी भी गोदी मीडिया ने बताने की जहमत नहीं उठाई है, तकलीफ नहीं उठाई है। कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार वहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन इस बार गनीमत है कि सारे पत्रकार वहाँ पहुँच गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो कई अहम फैसले लिए गए हैं। जो पिछले शीतकालीन सत्र में 2020 में शीतकालीन सत्र में जहां पर CAA NRC नागरिकता बिल सरकार ने इसी तरह से पास कर दिए थे जिस तरह से सरकार ने इस बार कृषि बिल को पास किया है, उसी तरह से जबरन सरकार ने नागरिकता बिल पास कर दिए थे, जिसको लेकर आंदोलनकारियों का जमावड़ा शाहीन बाग में हो गया और लोग आंदोलन पे उतर आए। शाहीन बाग में लोगों का जमावड़ा हो गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को अपनी बदतमीजी के लिए कोर्ट की आड़ में नहीं छुपना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में नहीं छुपना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि आंदोलनकारियों का आंदोलन करना सही है, लेकिन आंदोलनकारियों को जगह का चुनाव जो है सही जगह का चुनाव करना चाहिए। ऐसे जगह का चुनाव नहीं करना चाहिए जहां पर दूसरे लोगों को ट्रैफिक में परेशानी हो या दूसरे लोगों की आवाजाही जो है, दूसरे नागरिकों की आवाजाही जो है विरुद्ध हो, अवरुद्ध हो। ऐसी जगह पे आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन नागरिकता बिल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, वो अपने पर्सनल किसी शादी ब्याह या अपने किसी पर्सनल कंपनी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो सरकार के लिए आंदोलन कर रहे थे और देश के सभी नागरिकों के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से फैसला आना जो है अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली बात है, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग आंदोलन हम सभी के लिए करते, देश के सभी नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहे थे। CAA NRC का जो शीतकाल में सरकार ने बिल पास कर दिया था, उसके बाद में आंदोलनकारी आंदोलन करते रहे। सब किसी पे NSA लग गया, किसी पे USPA लगा दिया गया। आंदोलनकारियों को पिंजरा तोड़ और शाहीन बाग की दादी, जिसको टाइम मैगजीन ने भी जिसकी तारीफ की है, जिन दादी की तारीफ टाइम मैगजीन ने भी की है, इस तरह के आंदोलन के होते हुए भी मोदी सरकार की नींद नहीं जागी, मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। और जिस तरह से अभी अड़ी हुई है कृषि बिल पे, उसी तरह से नागरिकता बिल पे भी मोदी सरकार लगातार अड़ी रही। मोदी सरकार के इरादे जो है कोई भी डगमगा नहीं पाया और नागरिकता बिल जो है वो आज भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह दें कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बहुमत के घमंड में चूर सरकार किसी की भी बात, किसी भी आंदोलन की बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। सरकार पूरी तरह से अपने अहम में, अपने घमंड में, अपने बहुमत में, अपने डिसीजंस पे बनी रहती है। सरकार लोकतंत्र या गणतंत्र के नियमों का पालन नहीं कर रही है, जहाँ पर नियम जो है वो जनता की सुविधा या किसानों की सुविधा को देखकर बनाए जाते हैं। सरकार अपनी खुद की सुविधा के हिसाब से ही यहाँ पर बिल बनाती है, जो हमारी आज की सरकार है। उसके बाद में एक और ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आज तक फ्लॉप है, आज तक फ्लॉप है। ये शायद IT सेल चला रहा था या रिपब्लिक TV चला रहा था, पता नहीं कौन चला रहा था। लेकिन इस तरह की जो रिपब्लिक TV और आज तक के बीच जो लड़ाई है वो काफ़ी तगड़ी हो गई है। अर्नब गोस्वामी जो चिल्ला कर बताते हैं कि तक वालों ने ये किया है, तक वालों ने ये किया है, हमारे सुशांत
हमारा सुशांत है, उसका हमारे सुशांत का मर्डर हुआ है, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही न्यायपालिका अपने जो भी प्रवक्ता है रिपब्लिक टीवी के, वो सारे न्यायपालिका के हिस्सा बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही अपना डिसीजन सुना देते हैं। अर्नब गोस्वामी उछल कूद करके अपने चैनल के टीआरपी नंबर 1 की पोजीशन पे ले आते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि अर्नब गोस्वामी उछल कूद करें, और इस तरह की ट्रेंडिंग एक अर्नब गोस्वामी चला रहे हैं, जिसको पूरी तरह से IT सेल ने एक फेक न्यूज़ करके बता दिया है कि एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है ये, और खुद ही न्यूज़ चलाकर खुद ही IT सेल उसको फेक न्यूज़ बता रही है। तो इस तरह के ट्विटर के जो खेल है वो मोदी सरकार के काफ़ी पुराने खेल है। आम आदमी पार्टी भी एक ट्रेंड चला रही है, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ट्रेंड चला रही है आम आदमी पार्टी, जो काफ़ी अचंभित करने वाला है, जहाँ पर दूसरे चैनल्स दीपिका, सुशांत, रिया, सोविक चक्रवर्ती और मुस्लिम, हिंदू, इस तरह के शाहीन बाग तरह के ट्रेंड और हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, जहाँ पर दूसरे चैनल्स, वहीं पर आम आदमी पार्टी ट्विटर पे क्लाइमेट के ऊपर ट्रेंड चला रही है, जो बहुत अचंभित करने वाली बात है अपने आप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि ABP न्यूज़ हाथरस पे लगातार खबरें दिखा रही है। ये वही ABP न्यूज़ है, ये वही रिपब्लिक भारत है, जिसने 17 सितंबर को जब बेरोजगार दिवस मनाया गया तो यही रिपब्लिक भारत था, यही ABP न्यूज़ था जिन्होंने बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाने की जहमत नहीं उठाई, बेरोजगारों के लिए उन्होंने कोई आंदोलन चलाने की तकलीफ नहीं उठाई है। और एक और खबर आ रही है कि ट्रम्प साहब ने अपने भाषणों में मोदी जी को झूठा बता दिया है, और ट्रम्प साहब ने ये बताया कि भारत, रूस और चीन अपने कोरोना के आंकड़े छिपा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के नेता जो है झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर पी चिदम्बरम ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने बताया है कि क्या अब भी मोदी जी नमस्ते ट्रम्प करेंगे या अपने मित्र का वेलकम करेंगे, जो मित्र उनको भरी सभा में जो डिबेट हुआ था जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में पिछले हफ्ते, जहाँ 2-2 मिनट का टाइम दोनों प्रतिद्वंदियों को दिया जाता था और उनको अपनी बात कहने के लिए कहा जाता था, उसमें ट्रम्प साहब ने बताया कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, भारत में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और भारत, चीन और रूस जो है वो अपने कोरोना के आंकड़े छिपा रहे हैं। उन्होंने जो है जम के आलोचना की है भारत की और साथ में मोदी जी की भी। मैं आपको बता दूं कि टाइम मैगजीन ने भी पिछले दिनों में मोदी जी की जम के आलोचना की थी कि मोदी जी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी जी की कार्यकाल में लोकतंत्र की जम के अवहेलना हुई है, लोकतंत्र के नियमों का, लोकतंत्र के उसूलों का ध्यान नहीं रखा गया है और लोकतंत्र जो है विनाश की तरफ जा रहा है। संविधानिक अधिकार जो है खत्म कर दिए गए हैं मोदी जी के काल में, ऐसा टाइम मैगजीन का कहना था। लेकिन इसको भी किसी भी मीडिया चैनल ने दिखाने की जहमत नहीं की। जो आज हाथरस का मामला दिखा रहे जो टीवी चैनल्स, जो ABP न्यूज़ है, जो जी न्यूज़ है, जो रिपब्लिक भारत है, उन्होंने टाइम मैगजीन की ये न्यूज़ के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, ना ही इसका उल्लेख किया है। बस उन्होंने यही कहा है कि मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन में आ गया, लेकिन टाइम मैगजीन में मोदी जी का नाम क्यों आया है इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसके बाद मोदी जी ने जाकर हाउडी मोदी किया, जहां पर बहुत सारा खर्चा हमारे हिंदुस्तान का किया गया। ऐसा तो बताया जाता है सूत्रों के द्वारा कि वो जो हाउडी मोदी वहां पर किया था अमेरिका में, उसका खर्चा कॉर्पोरेट ने दिया था। मगर मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट अगर खर्चा करता है तो कहीं ना कहीं हमारी जेबों से कॉर्पोरेट वो पैसा निकाल लेता है। कॉर्पोरेट अपनी जेब से पैसा नहीं देगा हाउडी मोदी करने के लिए। कॉर्पोरेट ज़रूर वो पैसा हमारी जेबों से निकालेगा और निकाला भी होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा हमारी जेबों से ही निकला होगा। लेकिन हाउडी मोदी जो है, जहां अमेरिका में हाउडी मोदी किया गया था, जिसमें मोदी जी ने अब की बार ट्रम्प सरकार करके नारा दिया था और अमेरिका की बहुत तारीफ की थी, आज उसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आजकल जो डिबेट से अभी तक की बातें सुनने में आ रही, लगातार खबरें छप रही है, भारत की बहुत ज़्यादा निंदा और आलोचना की जा रही है। एक भत्सरना मोदी जी के नेतृत्व की जा रही है, जहाँ पर मोदी जी ने अलग अलग भाषाओं में जाकर हाउडी मोदी में ऑल इज़ वेल कहा था कि इंडिया में ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है, सब चंगासी, इस तरह की बातें उन्होंने 8 अलग अलग भाषाओं में की थी।
भारतीय भाषाओं में ये उन्होंने घोषणा वहाँ पर की थी अमेरिकी भारतीयों के बीच में। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, जीडीपी हमारी 2% हो गई है। अब तो कोरोना के बाद में लॉकडाउन हद से ज़्यादा हमने कर दिया, पूरी तरह से पूर्णबंदी कर दी और नौकरियां ख़त्म हो चुकी है लगभग। कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन है, कश्मीर में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, कश्मीर के नेता नज़रबंद हो गए हैं हमारे देश में। उसके बाद में भी मोदी जी वहाँ जाकर कहते हैं कि भारत में सब चंगासी। और ये तो खैर कोरोना काल की बात है, लेकिन इसके पहले भी हमारे यहाँ पर नौकरियाँ जाती रही है और लगातार नौकरियाँ जाती रही। जीएसटी लगा दिया गया था, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे उस समय भी हमारे यहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी जो है वो घाटे में चल रहे थे। पैसा लोगों के हाथ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और रिजर्व बैंक से लगातार मोदी सरकार लोन लेके अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रही थी। 2-4 योजनाएं बताकर मोदी सरकार लगातार पैसा लेती रही, लगातार चैनलों के अंदर देती रही, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो। लेकिन अमेरिका में जाकर अपना हाउडी मोदी का खर्चा करके मोदी जी बता रहे हैं कि भारत में सब चंगासी। तो उसके बावजूद भी ये कहानी आज सुनने में आ रही है कि ट्रम्प साहब जो है वो लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं और भारत का पॉल्यूशन, भारत की गरीबी, भारत के झूठे नेता और भारत के कोरोना के संक्रमण के आंकड़े का गलत बताना। ट्रम्प साहब इसकी जो है पूरी तरह से एक विवेचना कर रहे हैं, जो अभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में खबरें आ रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोदी जी एक और ट्रेंड चला रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ नॉट डूइंग इनफ टू सेव द एनवायरनमेंट। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी जो है अपने बुलेट ट्रेन के सपने के लिए कम से कम 56,000 पेड़ों को काटने की जो है अनुमति दे चुके हैं। बुलेट ट्रेन तो खैर हमारे आएगी नहीं आएगी, लेकिन आर्य कॉलोनी में भी कुछ कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इसके बाद हम ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो मोदी जी कुछ कहते हैं, कुछ ट्वीट करते हैं कि वर्ल्ड इज़ नॉट डूइंग टू सेव द एनवायरनमेंट। ये उन्होंने यूएन में जाकर कहा, जहाँ यूनाइटेड नेशंस की सभा में उन्होंने जाकर ये कहा था। और वहीं दूसरी तरफ पता चला कि मोदी जी बुलेट ट्रेन के लिए 56,000 पेड़ काट रहे हैं। और बुलेट ट्रेन के लिए तो 56,000 पेड़ काट रहे हैं, खैर वो अपना अलग मसला है। लेकिन और भी कई सारे कॉरपोरेट हाउसेस के लिए, कॉरपोरेट कार्यालयों के लिए और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स के लिए लगातार हमारे देश में पेड़ काटे जा रहे थे। उस समय शायद मोदी जी नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। शायद तब मोदी जी का ये आई थिंक झूठा बयान कहेंगे, वो शायद वो याद नहीं करते कि उन्होंने यूएन की सभा में क्या कहा था कि वर्ल्ड इज़ नॉट डूइंग टू सेव द एनवायरनमेंट। और लगातार हमारे यहाँ पे पेड़ कटते जा रहे हैं, चाहे बुलेट ट्रेन आए चाहे ना आए, चाहे कॉरपोरेट को ज़मीन ऐसे ही दान में दे दी जाए या सच में वहाँ पर कोई फैक्ट्री या कारोबार लगाया जाए, लेकिन पेड़ तो ज़रूर काटे जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रेंडिंग्स थी ये जो मैंने आपको बताई। और ये ट्रेंडिंग्स जो है ये लोग खुद IT सेल वाले खुद चलाते हैं, ये चैनल सारे के सारे ये खुद ट्रेंडिंग चलाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किसी भी ट्रेंडिंग को देख के आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप गुमराह मत होइए, मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप परी टॉक्स टू देश की जनता लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सजेस्ट कीजिए, ताकि हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके और हम पूरी तरह से आपस में खबरों का आदान प्रदान कर सके, उसकी विवेचना या विश्लेषण हम कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से कुरुक्षेत्र से राहुल गांधी ने पहले तो कल पटियाला के सर्किट हाउस में, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में उन्होंने GST और नोटबंदी और किसानों के बिल की बात कही थी। आज कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी से राहुल गांधी ने बताया कि मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। राहुल गांधी बहुत बदले से नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पुश्तैनी विरासत के मायने समझ लिए, ऐसा लगता है उनको पता चल गया है कि शायद ऐसे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बात करने से नेतागिरी नहीं होगी, पब्लिक के बीच जाना होगा, कन्विंस करना होगा कि मोदी सरकार देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चाइना लगातार हमारे देश में आक्रमण कर रहा है, पिछले 5 महीनों से चाइना हमारे यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कोई घुस नहीं आया है। अगर हमारी UPA सरकार होती
तो 15 मिनट में चाइना को देश से बाहर कर देती, 15 मिनट में चाइना हमारे देश से बाहर चला जाता। इस तरह की घोषणा राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी सरकार हर चीज़ में आंकड़े छिपाती है, मोदी सरकार देश का भविष्य बिगाड़ रही है और मोदी सरकार देश के लिए बहुत हार्मफुल है। उन्होंने ये भी कहा है कि नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लगातार कोरोना की लापरवाही के बाद में अब कृषि कानून सरकार लेकर आई है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, ये सारे कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, ये कृषि कानून जो है तुरंत प्रभाव के साथ में ख़त्म कर दिए जाएंगे। उनकी सरकार जो है वो गरीबों के साथ में है। मोदी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट्स को रिपीट किया है। राहुल गांधी ने जो हाथरस मामले में धक्का मुक्की की गई थी उनके साथ में, उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ में, दोनों भाई बहन के साथ में धक्का मुक्की की गई थी, मीडिया ने उनको निशाने पे लिया था। राहुल गांधी ने कहा कि क्या हुआ, अगर हमारे साथ में धक्का मुक्की की है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मोदी सरकार का घमंड है, मोदी सरकार का अहंकार है और ये मोदी सरकार का विपक्ष को लेकर सम्मान है जो दिखता है, जो बहुत निंदनीय है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि हमें इन धक्का मुक्कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम सिर्फ देश को बचाना है, हमारा काम देश को बचाना है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां पर उनका आज खेती बचाओ का अंतिम दिवस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, आज उन्होंने बताया वो लगातार ट्रैक्टर रैली करके जनता के बीच में है, पिछले 3 दिनों से जनता के बीच में जाकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। मोदी सरकार पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं, मोदी सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि मोदी सरकार की बजाय अगर उनकी सरकार आएगी जब अगले इलेक्शन में, तो वो ज़रूर जनता की सुविधा के लिए, किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए ही बिल बनाएंगे और जो बिल उटपटांग से बिल मोदी सरकार ने बनाए हैं उसको वो ज़रूर ख़त्म कर देंगे। हाथरस की बात करें तो वहाँ पर दलित बनाम सवर्ण का मामला आ गया है। एनसी अस्थाना जी जो हमारे एनसीबी के प्रमुख हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पुलिस की निंदा की है। उन्होंने बताया है कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला है कि परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि परिवार के सहमति से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। योगी सरकार ने कोर्ट में ये भी झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में, कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया, जबकि मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाथरस में पीड़िता, उस विक्टिम बालिका के शव को जलाने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार शांति व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए थोड़े समय तक सफदरजंग हॉस्पिटल में ही पीड़िता के शव को रख सकती थी, या तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की मदद ली जा सकती थी, या पहले ही कुछ सुरक्षात्मक इंतजाम किए जा सकते थे, या पीड़िता को सिक्योरिटी दी जाती है, उसके परिवार को पुलिस सिक्योरिटी पूरी तरह से दी जाती है और पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाती, और दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री का सहारा लिया जा सकता था। मतलब कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पीड़िता की लाश को पेट्रोल डाल के जलाना ही एक मात्र उपाय नहीं था, जहां पर क्रीमेशन की, दाह संस्कार की सामग्री तक योगी सरकार ने या योगी सरकार की पुलिस ने जमा करना ठीक नहीं समझा। एसटीआई की जो टीम है जो योगी सरकार ने गठित की है, जिस तरह से योगी जी ट्विटर पे कुछ बोलते हैं करते कुछ और है, जैसे मोदी जी ट्विटर पे कुछ बोलते हैं करते कुछ और है, तो उसी तरह से योगी जी ने ट्विटर पे लिखा था कि जल्दी से जल्दी हम इसकी 2 से 3 दिन में जांच करेंगे। उसके लिए एसआईटी की टीम को कुछ और समय दिया गया है, 10 दिन का समय और एसआईटी की टीम को मामले की जांच करने के लिए दिया गया है। और परिवार ने अस्थि विसर्जन से मना कर दिया है, क्योंकि परिवार लगातार गुहार करता रहा कि उनको अपनी बेटी का शव घर लेके जाना है, पुलिस ने उनको नहीं दिया। तो परिवार ने अस्थि विसर्जन से भी मना कर दिया है। पीड़िता की माँ जो एम्बुलेंस पे सिर पटक पटक के रो रही थी, उन्होंने बताया कि हमें सीबीआई की जांच नहीं करना है और हमें योगी सरकार और उनकी किसी भी जो संस्था है उस पर हमें भरोसा नहीं है, जिस तरह से व्यवहार हमारे साथ में हुआ है। उनके फ़ोन भी टैप किए गए, जैसे मैंने आपको बताया तनुश्री पांडे से बात करते हुए, जब संदीप पीड़िता के भाई ने तनुश्री पांडे जो आज तक की संवाददाता से बात की, वो सारी चीज़ें
पब्लिक कर दी गई है। तो पीड़िता के परिवार का फ़ोन टैप करके कानून व्यवस्था का उल्लंघन योगी सरकार ने किया है। योगी सरकार की इस तरह की जो गड़बड़ियाँ है वो अपने आप में सवाल उठाती है, अपने आप में एक सवालिया निशान योगी सरकार पर लगाती है। खैर इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है आगे की खबर को बढ़ाना। तो हम आगे चलते हैं कि आज 6 बजे वकील विकास सिंह जो सुशांत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने बताया कि उनको जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस पर भरोसा नहीं है। जो फॉरेंसिक की टीम का गठन किया है, एम्स की फॉरेंसिक की टीम का गठन किया गया, उन पे उनका भरोसा नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स के फॉरेंसिक टीम के जो हेड है उनका पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले की दोबारा से जांच की जाए और इस मामले में जो फिर से एक नई मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद में फिर से दोबारा से सुशांत की विसरा रिपोर्ट निकाली जाए। अब तो ये सीबीआई की टीम के हाथ में है कि वो विकास सिंह का लेटर, जो सुशांत के वकील है, उसका लेटर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या वो मना कर देते हैं। एम्स के डायरेक्टर की भी इसमें मर्जी होनी चाहिए, जो फिर से दोबारा विसरा रिपोर्ट या पूरी मेडिकल टीम को चेंज कर सकते हैं या विसरा रिपोर्ट निकाल कर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस चीज़ों में खैर समय लगेगा और तब तक सुप्रीम कोर्ट शायद अपना फैसला दे देगी और इसको क्लोज़र कर दिया जाएगा, केस को क्लोज़र कर दिया जाएगा। मगर गौर करने वाली बात ये है कि ये तो एक फैसला आया है। दूसरा फैसला ये है कि रिया जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी उनको आज जमानत दे दी गई है, इस बेसिस पे कि उनके पास में ड्रग सप्लायर या ड्रग सिंडिकेट के साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन उनके नहीं है। हालांकि 27A तब लगता है जब आपका ड्रग सिंडिकेट के साथ में आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो रिया और 2 स्टाफ, सुशांत के घर में स्टाफ थे, सैमुअल मिरांडा और उनका नौकर जो था, 2 लोगों को और रिया के साथ में दीपेश सावंत, शायद उसका नाम था, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दे दी। कोर्ट ने बताया कि इनका डायरेक्ट ड्रग सिंडिकेट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उनके भाई सोविक जो है, रिया का जो भाई है, उसको जमानत नहीं दी गई क्योंकि उसके ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी बहन के लिए ड्रग लाने के अलावा वो ड्रग पेडलर्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन में था। तो ये आगे आने वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं और अगर अबेटमेंट टू सुसाइड अगर कोर्ट साबित कर पाती है तो भी रिया के फंसने के चांसेस है। तो रिया के भाई के लिए जो आगे आने वाले दिन वो बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं क्योंकि उनका बताया जा रहा है कि ड्रग इस्तेमाल के अलावा, अपनी बहन को सप्लाई करने के अलावा, सोविक ने ड्रग पैडलर्स के साथ में ऐसी चैट सामने आई है जिसमें उन्होंने ड्रग पैडलर के साथ में डीलिंग की और भी कई जगहों पे रिया के अलावा, मतलब रिया चक्रवर्ती के अलावा और भी कई जगहों पे उन्होंने ड्रग्स का सप्लाई किया है, जिसके लिए उनको आड़े हाथों लिया और कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है सिक्योर कर ली है, जमानत देने से उनको मना कर लिया। उनकी ज़मानत का फैसला अभी कोर्ट के पास में सुरक्षित है। अभी उनके पास में एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए और देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है तो कम से कम बताया जा रहा है कि 8 से 10 साल की सज़ा उनको इस मामले में होगी। खैर, इसके आगे की खबर ये है कि अगर सुशांत सिंह का मामला है और अगर डिप्रेशन है और उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड है या नेपोटिज्म है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की जांच आगे आने वाले 2 दिनों में पूरी हो जाएगी और फिर पता चलेगा कि रिया चक्रवर्ती हमेशा के लिए बाहर रहेगी या फिर से जेल में जाएगी। अगर इनमें से कोई भी मामले, ड्रग के अलावा इनमें से कोई भी मामले अगर सामने आते तो रिया को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 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 कोई भी मामला साबित नहीं होता है तो जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक रिया बाहर रह सकती है। आज 28 दिन के बाद में उसको बेल मिली है, तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले फैसले का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आगे आप मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डलते हैं वैसे फ़ौरन वीडियोज़ आपके पास में आ सके। आज खबरों के विश्लेषण में इतना ही और लगातार आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें।